हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के साइंस के पेपर को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा जो पेपर 13 जनवरी 2023 को साइंस का सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसका पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के पेपर्स मिल जाएंगे। साथ ही यदि आपने 2021-2022 के ऑनलाइन एग्जाम्स के पेपर्स को भी नहीं देखा है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य प्रजात पशुओं का समुच्चय है? बिच्छू, सर्प, चूहा। दूसरा है मेढक, सर्प, मुर्गी। तीसरा है चूहा, बिच्छू, पेंगुइन। चौथा है पेंगुइन, मेढक, कंगारू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेढक, सर्प, मुर्गी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी पशुओं में अलैंगिक प्रजनन प्रणाली है? ए मुकुलन, सही। बी द्विखंडन, सही। सी टेस्ट ट्यूब शिशुओं के जन्म के लिए पात्र निषेचन, सी वाला गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए तथा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कोई वस्तु पदार्थ आवेशित है या नहीं, यह जांचने के लिए एक विद्युतदर्शी निम्नलिखित में से कौन से गुणधर्म का उपयोग करता है? कौन से गुणधर्म का उपयोग करता है? नंबर 1 है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा है आवेशों के बहने से विद्युत धारा बनती है। तीसरा, एक रेशम के टुकड़े के साथ रगड़ने पर एक कांच की छड़ धनात्मक आवेश ग्रहण कर लेती है। चौथा है आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्व बल के संदर्भ में सही है? नंबर 1 है यह एक असंपर्क बल है। 2, यह आकर्षक तथा प्रतिकर्षक दोनों हो सकता है। 3, यह एक अद्वितीय बल है जो केवल पृथ्वी के पास है। चौथा है यह एक शक्तिशाली बल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह एक असंपर्क बल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्य ताप तथा दाब पर एक जल का नमूना -30 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू हो जाता है। इसके क्वथनांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं? नंबर 1 है यह 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगेगा। दूसरा, यह 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पर उबलेगा। 3, यह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। डी, यह नहीं उबलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यह 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पर उबलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दी गई तालिका में पाचन तंत्र के कुछ अंगों उनसे स्रावित होने वाले पाचक रसों तथा खाद्य घटक जिन पर वे कार्य करते हैं उसके नाम दिए गए हैं। कुछ स्थानों को रिक्त छोड़ दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से इन स्थानों के लिए सही समुच्चय का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान दिए गए हैं वहाँ पर हमें भरना है। मुंह का हो जाएगा लार, मुंह से लार जो है वो होती है, लार का स्राव होता है। और घटक जिस पर वो कार्य करता है वो हो जाएगा हमारा मांड। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मांड हो जाएगा। यहाँ पे पहले नंबर पे आ जाएगा मांड। फिर दूसरे स्थान पे आमाशय पाचक रस का स्राव करता है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्रोटीन, जिस पर कार्य करता है वो हो जाएगा प्रोटीन। तीसरा है यकृत, यकृत है, यकृत क्या करता है? पित्तरस का स्राव करता है। और यहाँ पर चौथे नंबर पे आ जाएगा बास। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहले में मांड, दूसरे नंबर पे प्रोटीन, तीसरे नंबर पे पित्त और चौथे नंबर पे बास। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों के समुच्चय को पहचानें। नंबर 1 धान, कपास, मूंगफली। 2 मक्का, मटर, सरसों। 3 मटर, चना, गेहूँ। 4 सोयाबीन, मटर, चना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 धान, कपास, मूंगफली। ये तीनों ही जो हैं खरीफ की फसलें हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने फसलों के विषय में पूरी डिटेल में सारी जानकारी चाहिए तो उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो वो आपको साइंस में जाकर के मिल जाएगा। आपका को प्लेलिस्ट में जाकर वो वाला वीडियो मिल जाएगा। भूगोल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्योग्राफी की, उसमें आपको वो मिल जाएगा। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। इससे आपको सारी फसलों के विषय में पूरी अच्छे से, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, जितनी भी फसलें होती हैं सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित सारणी एक भारतीय शहर के औसतन तापमान को दर्शाती है। अधिकतम तापमान दिया है, न्यूनतम तापमान दिया है और महीनों के नाम दिए हैं। अब 6 पर वर्षा और मिमी दिया है, कितने मिनी वर्षा होती है। ठीक है, उपयुक्त चार्ट निम्नलिखित में से किस शहर का है, इसको आप लोग चार्ट को देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली। यहाँ पर जो औसतन तापमान को ये चार्ट दर्शा रहा है वो नई दिल्ली के औसतन तापमान को दर्शाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक अध्यापिका मनुष्य की आंख की संरचना एवं कार्य के बारे में समझाने के लिए कैमरे से सादृश्यता को उदाहरण स्वरूप लेकर, जिससे विद्यार्थी पहले से परिचित हैं, पढ़ाती है। निम्नलिखित में से किस पहलू में यह सादृश्यता नहीं है। पहला है, आंख एक सीधा प्रतिबिंब बनाती है जबकि कैमरा में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है, कैमरे में अवतल लेंस होता है जबकि आंख में उत्तल लेंस होता है। तीसरा है, आंख तीनों आयामों में देख सकती है जबकि कैमरा 2 आयामों में देखता है। चौथा है, मनुष्य की आंख की फोकस दूरी निश्चित होती है, थोड़ी सी भी समायोजित व्यवस्थित नहीं की जा सकती। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आंख 3 आयामों में देख सकती है जबकि कैमरा 2 आयामों में देखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें मिलान करना है स्तंभ ए और स्तंभ 2 का। स्तंभ ए में पहला ए दिया हुआ है, एक धातु जो कमरे के तापमान पर तन्य नहीं है, तो वो कौन सी है फ्रेंड्स, तो वो हो जाएगी जिंक। तीसरा हो जाएगा इसका, दूसरा बी है, एक अधातु जो विद्युत का सुचालक है, वह कौन सी है, तो वह है ग्रेफाइट। पहला हो जाएगा इसका, एक धातु जो मुलायम है तथा चाकू द्वारा काटी जा सकती है, तो ये कौन सी है, तो ये है सोडियम। सोडियम मुलायम होती है, चाकू से काटा जा सकता है इसे। चौथा है डी, एक धातु जो वायु के संपर्क में आने पर प्रज्वलित हो जाती है, तो वो कौन सी है, तो फास्फोरस है, जो वायु के संपर्क में आने पर प्रज्वलित हो जाता है। एक चमकने वाली अधातु कौन सी है, तो आयोडीन है। तो हमारा हो जाएगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का पांचवा, डी का दूसरा और ई का चौथा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है, उस पर कार्य करने वाले बलों की पहचान कीजिए। नंबर 1 है केवल गुरुत्व बल, 2 गुरुत्व बल तथा वायु का प्रतिरोधक बल, 3 गुरुत्व बल, वायु का प्रतिरोधक बल तथा गेंद फेंकने वाले व्यक्ति द्वारा लगाया गया नूतन बल, और चौथा है केवल वायु का प्रतिरोधक बल। तो यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है, तो यहाँ पर लग रहा है गुरुत्व बल तथा वायु का प्रतिरोधक बल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उन शब्दों के समुच्चय की पहचान की जो रिक्त स्थानों को सही क्रम में भरें। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें रिक्त स्थान में जो भरने हैं उनके बारे में पता करना है। एक व्यक्ति डैश से पीड़ित है यदि उसका डैश पर्याप्त मात्रा में डैश हार्मोन नहीं बना रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो पहला है गलकंड फ्यूज ग्रंथि एड्रिनल, तीसरा है, दूसरा है गलकंड अग्न्याशय इंसुलिन, तीसरा है मधुमेह थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन, चौथा है मधुमेह अग्न्याशय इंसुलिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। यहाँ पर जो हमारे सेंटेंस में भरा जाएगा वो इस तरह से भरा जाएगा, एक व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है यदि उसका अग्न्याशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन नहीं बना रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पदार्थों का समुच्चय है जो प्रकृति से अम्लीय हैं। पहला है सिरका, नींबू का रस, आमाशय रस, दही। दूसरा है बेकिंग सोडा, आमाशय रस, शैम्पू, टूथपेस्ट। तीसरा है कैलेमाइन लोशन, नींबू का रस, सिरका, टूथपेस्ट और चौथा है दही, बेकिंग सोडा, आमाशय रस और शैम्पू। तो इनमें से कौन से पदार्थों का समुच्चय ऐसा है जो प्रकृति से अम्लीय हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 वाला, सिरका, नींबू का रस, आमाशय रस और दही। इनकी जो प्रकृति है वो अम्लीय है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है गैसें बहुत जल्दी अन्य गैसों में विचलित हो जाती हैं। कथन ए हमारा सही है। रीजन आर है गैस के कण तीव्र गति से चलते हैं, रीजन आर भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए तथा आर सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। कथन ए है लकड़ी का जलना एक भौतिक तथा अनुक्रमणीय परिवर्तन है, ये गलत है। दूसरा है पानी का उबलना एक रासायनिक तथा उत्क्रमणीय परिवर्तन है, बी वाला भी गलत है। सी है लकड़ी को राधे में बदल देना एक भौतिक तथा अनुक्रमणीय परिवर्तन है, सी वाला सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केवल सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। कमरे के ताप पर ताजे जल का घनत्व बराबर 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर
क्यूब। सूरजमुखी के तेल का घनत्व 0.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और अल्कोहल का घनत्व है 8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। उपर्युक्त जानकारी का उपयोग करके नीचे दिए गए सही कथनों को पहचानिए। कथन ए है, जो वस्तु अल्कोहल में तैरती है वह सूरजमुखी के तेल में भी अवश्य तैरेगी। कथन ए हमारा सही है। कथन बी है, जो वस्तु सूरजमुखी के तेल में तैरेगी वह ताजे जल में भी अवश्य तैरेगी। बी वाला भी सही है। सी है, जो वस्तु ताजे जल में तैरती है वह अल्कोहल में अवश्य तैरेगी। सी वाला गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए तथा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि एक न्यूमेरिकल है। फ्रेंड्स, इसको आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको इसको पढ़ के बता दे रही हूँ, इसका आंसर बता दे रही हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक रेलगाड़ी कानपुर से 1 सितंबर को 15:50 पर चलती है तथा 3 सितंबर को 7:10 पर बेंगलुरु पहुँचती है 7 घंटे 10 मिनट पर। ठीक है, रेलगाड़ी की औसत चाल का पता कीजिए यदि कानपुर तथा बेंगलुरु के मध्य की दूरी 2182 किलोमीटर है। तो इसका जो आंसर दे रखा है फ्रेंड्स, वो दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप लोग एक बार सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को सही रूप से भरने के विकल्प का चुनाव कीजिए। जब कोई रोगवाहक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो भेदने वाले से लड़ने के लिए शरीर डैश का उत्पादन करता है। यदि मृत अथवा शक्तिहीन सूक्ष्मजीवों को एक स्वस्थ शरीर में डाला जाता है तो शरीर इनका उत्पादन करके उससे लड़ता है और मार देता है। इस प्रकार डैश कार्य करता है तथा डैश जैसे रोगों से बचाव करता है। तो यहाँ पर जो फिल होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 वाला प्रतिरक्षी टीका तपेदिक। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं। जब कोई रोगवाहक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो भेदने वाले से लड़ने के लिए शरीर प्रतिरक्षी का उत्पादन करता है। यदि मृत तथा अथवा शक्तिहीन सूक्ष्मजीवों को एक स्वस्थ शरीर में डाला जाता है तो शरीर इनका उत्पादन करके उससे लड़ता है और मार देता है। इस प्रकार टीका कार्य करता है, तपेदिक जैसे रोगों से बचाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लकड़ी की लुगदी का प्रयोग करके निम्नलिखित में से क्या बनाया जाता है? नंबर 1 एक्रेलिक, 2 नायलॉन, 3 पॉलिएस्टर, 4 रेयॉन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रेयॉन। लकड़ी की लुगदी का प्रयोग करके रेयॉन बनाया जाता है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से पेट्रोलियम द्वारा प्राप्त होते हैं? नंबर 1 है ए है CNG, बी LPG, सी डीजल, डी कोयला गैस। तो इससे कौन से प्राप्त होते हैं? तो इससे प्राप्त होते हैं CNG और डीजल। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा दूसरा। सॉरी फ्रेंड्स, इसके जो बी और सी सही होगा, LPG और डीजल जो है प्राप्त होते हैं। बी और सी होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। एक खुली किताब परीक्षा के लिए किस प्रकार के प्रश्नों को प्रस्तावित नहीं किया जाएगा? नंबर 1 है अपरिचित परिस्थितियों में सैद्धांतिक नियमों का उपयोग। दूसरा है मानक सूत्रों के लंबे व्युत्पन्न। तीसरा है खुले अंत वाले प्रश्न। चौथा है नवीन समस्याओं को हल करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मानक सूत्रों के लंबे व्युत्पन्न। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विज्ञान की कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक विषयों पर सामूहिक विचार विमर्श का संचालन का लक्ष्य नहीं है? नंबर 1 किसी विषय का बहुप्रेक्षीय मूल्यांकन करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना। दूसरा है छात्रों में प्रमाण आधारित बहस की आदत का विकास करना। तीसरा है सभी छात्रों को मुद्दों के स्पष्ट रूप से परिभाषित सही समाधान की ओर ले जाना। चौथा है विज्ञान के सामाजिक संदर्भ का प्रदर्शन करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सभी छात्रों को मुद्दों के स्पष्ट रूप से परिभाषित सही समाधान की ओर ले जाना। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। कक्षा 8 के छात्रों को समझाना है कि कंपन का प्रत्यय ध्वनि का कारण है। इसके लिए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम युक्ति क्या है? पहला है छात्रों को ध्वनि उत्पादक क्रियाकलापों में लगाना, जैसे कि एक खींचे हुए रबर बैंड को पकड़कर छोड़ना। दूसरा है ध्वनि उत्पादन की प्रक्रिया को आरेख की सहायता से समझना। तीसरा है ध्वनि के प्रत्यय को एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में प्रस्तुत करना। और चौथा है ध्वनि तरंग की विशेषताओं को परिभाषित करना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 छात्रों को ध्वनि उत्पादक क्रियाकलापों में लगाना, जैसे कि एक खींचे हुए रबर बैंड को पकड़कर छोड़ना। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। उत्प्लावक बल के संप्रत्यय का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? पहला है उत्प्लावक बल की परिभाषा व्यक्त करना। दूसरा है आर्किमिडीज के सिद्धांत के सार की व्याख्या करना। तीसरा है छात्रों को पकड़ने एवं फेंकने की क्रियाकलापों में लगाना। चौथा है
छात्रों को तैरने तथा डूबने के क्रियाकलापों में लगाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, छात्रों को तैरने तथा डूबने के क्रियाकलापों में लगाना। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। अपनी 8वीं कक्षा में विद्यार्थियों को कोशिकाओं के बारे में पढ़ाते समय एक शिक्षिका ईंटों का उदाहरण देती है। जिस प्रकार इमारतें एक समान ईंटों से निर्मित होती हैं, उनकी बनावट, आकृति एवं आकार भिन्न होते हैं, उसी प्रकार कोशिकाएं जीवित प्राणियों की आधारभूत संरचनात्मक इकाइयां होती हैं। शिक्षिका किस शिक्षा साध्य यंत्र का प्रयोग कर रही है? पहला है समृद्धि, दूसरा है तर्क, तीसरा है विचार प्रयोग, चौथा है कल्पित प्रयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 समृद्धि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। विद्यालयों में विज्ञान मेलों का आयोजन करके निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सिद्ध होने की संभावना सबसे कम है? पहला है विद्यालयों को समुदाय तथा समाज के अधिक निकट लाने का, दूसरा विद्यार्थियों को अपनी नवीन विचारों का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करने का, तीसरा है विभिन्न छात्रों तथा संस्थाओं के बीच विचारों के आदान प्रदान हेतु एक मंच प्रदान करने का, चौथा है व्यक्ति छात्रों की विशिष्ट प्रत्यात्मक कठिनाइयों की पहचान करने का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तिगत छात्रों की विशिष्ट प्रत्ययात्मक कठिनाइयों की पहचान करने का। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। एक अध्यापिका अपने छात्रों से एक साधारण पेंडुलम की लंबाई का उसकी समय अवधि पर पड़ने वाले प्रभावों का अन्वेषण करना चाहती है। वह अपने छात्रों का प्रयोग की व्यवस्था में करने में मार्गदर्शन करती है, जिसमें रुचि के घटकों को परिवर्तनीय रखा गया जबकि अन्य घटकों को सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तनीय रखा गया। इस प्रयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं होंगे? नंबर 1 है पेंडुलम की लंबाई एक स्वतंत्र चर होगी, दूसरा है समय अवधि एक नियंत्रित चर होगी, तीसरा है बॉब का द्रव्यमान एक नियंत्रित चर होगा, चौथा है समय अवधि एक परतंत्र चर होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, समय अवधि एक नियंत्रित चर होगी। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। विभिन्न पक्षियों की चोंच के आकार तथा उनके द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के प्रकार के बीच संबंध स्थापित करने में एक अध्यापिका अपने छात्रों की मदद करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त युक्ति होगी? पहला है विभिन्न पक्षियों की चोंचों के आरेख दिखाना, दूसरा छात्रों से कहें कि वे पक्षियों पर विश्वकोश की सहायता लें, तीसरा एक पक्षी अभयारण्य का भ्रमण करना तथा छात्रों से अवलोकन करने के लिए कहना, चौथा है किसी विशेषज्ञ द्वारा पक्षियों के विषय पर एक अतिथि व्याख्यान का आयोजन करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक पक्षी अभयारण्य का भ्रमण करना तथा छात्रों से अवलोकन करने के लिए कहना। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की पाठचर्या के संगठन की हमारी वर्तमान समझ से मेल नहीं खाता? नंबर 1, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान को पर्यावरण शिक्षा के रूप में एकीकृत करना चाहिए, दूसरा है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सामग्री को माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान का हल्का स्वरूप माना जाना चाहिए, तीसरा है माध्यमिक स्तर पर छात्रों को विज्ञान के शिक्षण अधिगम के लिए एक एकीकृत शिक्षण के रूप में लगाना चाहिए, चौथा है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान को पृथक विषयों के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सामग्री को माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान का हल्का स्वरूप माना जाना चाहिए। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। एक छात्र कुछ लोहे की कीलों को एक बीकर में डालती है जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है तथा कुछ समय बाद वह अपनी नोटबुक में निम्नलिखित कथन लिखती है। ए है विलयन का रंग नीले से बदलकर हल्का हरा हो जाता है, दूसरा है लोहे की कीलों पर एक भूरे रंग का परत बन जाती है, तीसरा है लोहा विलयन में से तांबे कॉपर को विस्थापित कर देता है, चौथा है तांबा लोहे से कम अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ए तथा बी अवलोकन है, सी तथा डी निष्कर्ष हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।